बता रहे हैं, एक मिनट। एक बात बताइए, पॉलिटी में कितना चैप्टर खत्म हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ है। चलिए आज उसमें मेहनत करते हैं। चलिए तो मौलिक कर्तव्य अभी खत्म करते हैं। चलिए तो चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बचा हुआ था उसको आज हम लोग पहले समाप्त करेंगे और इसके बाद अगला चैप्टर तुरंत खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी। इससे मटेरियल है ना आप लोग के पास? है ना? मौलिक राज्य के नीति, हाँ पॉलिटी थ्योरी बस हम निकाल लेंगे, छोड़ दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? कहां तक बताए थे आप लोग को? एक भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। यहां से स्टार्ट करना है। चलिए 36 से स्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहला बात, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व इकटेगा कि नहीं ऊपर से? ये वाला ये वाला नहीं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, एकदम दिमाग में सुनिए, वो बात हमको बताइए। 36 से लेकर के और 51 तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक आप कैसा पढ़ना चाहते हैं? याद करवा दे कि खाली समझा दें? याद करवा के करना चाहते हैं? चलिए याद भी करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले 36 से 51 तक बेसिकली समझ लीजिए। समझने के बाद हम उसको अपने हिसाब से याद भी करवा देते हैं और एक बार प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। हो जाएगा ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला बात, नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व लिया कहां से गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भाग कितना में है? 4 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? यह 3 बेसिक बात हर हाल में आपको जानना ही जानना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, स्रोत इसका आयरलैंड है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 90% नहीं 98% चांस है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 3 में से कोई एक पूछता है। अब हम जो ज्यादा डीप में बताने जा रहे हैं, ये थोड़ा डीप में हो गया। आप कहते हैं ना कि सर डीप में पढ़ाना है, डीप में पढ़ाना है, तो डीप में हम आपको पढ़ा देते हैं। इस चैप्टर को समझिए डीप में कैसे होता है। लेकिन बनने जा रहे हैं शिक्षक, अब बन जाइएगा प्रशासनिक वाला डीएसपी। दिक्कत हो तो है, ज्यादा पढ़ो से दिक्कत है। आपके शिक्षक वाला में इतने से काम चल जाएगा, बस छोड़ देना। तब एकरा रूमुआ में ले जाके आप आरोप लगाते हैं कि टीचर डीप में नहीं पढ़ाते हैं। पढ़िए डीप में। आपने सर पढ़ावे ना, कंपटीशन बढ़ गया है, अरे एक ले जाओ रे, ना मानेगा ये 3 वो बात याद रहेगा? याद रहेगा। हम जब टीचर होके पढ़ा रहे हैं तो शांति से पढ़ने की जरूरत है। कंपटीशन बढ़े चाहे नहीं बढ़े, हमको तो पढ़ना है ना। चलिए अब पहले इसको हम समझा देते हैं, फिर इसको याद करवा देते हैं। अनुच्छेद 36 में कहा गया, अच्छा बताइए तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था 12 में? परिभाषा, भाषा की परिभाषा।
देख लीजिए, भाषा की परिभाषा, परिभाषा एकदम याद है कि नहीं है? और 36 में भी कहा गया है राज्य की परिभाषा। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया? दो गो राज्य की परिभाषा कैसे हो गया? याद कीजिए, मौलिक अधिकार दो प्रकार का, जिसमें से एक का नाम खुद मौलिक अधिकार है और दूसरा का नाम नीति निर्देशक तत्व है। तो जब पहला मौलिक अधिकार की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में भाषा था, और दूसरा में जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी तो मौलिक अधिकार ना है। इसमें भी 36वां जो है, पहला 36वां पहला होता है, वो भी क्या है? राज्य की भाषा है। याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा यानी कि 36 में किसका चर्चा किया गया है? इसके अंतर्गत भारत सरकार की सरकार, माने भारत सरकार और संसद, भारत सरकार भी इन्वॉल्व रहेगा, और कौन इन्वॉल्व रहेगा? संसद। और कौन इन्वॉल्व रहेगा? राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार। और कौन इन्वॉल्व रहेगा? विधानमंडल। और कौन? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। और कौन? या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी कहने का मतलब है 36वां कहता है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा किस प्रकार की परिभाषा? देश के अंदर या देश के अधीन जो भी क्षेत्र आता है, सब के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी भाषा के संबंधित जानकारी। भाषा, पदाधिकारी मतलब कौन? डीएमएसपी नहीं, नेता। नेता हम क्यों बोल रहे हैं? पदाधिकारी का मतलब क्या होता है? खाली नेता सरकारी नौकरी वाला को पदाधिकारी नहीं कहते हैं। आप सुने होंगे नेता वाला फील्ड में कि बड़ा पदाधिकारी आने वाले हैं। तो पदाधिकारी का मतलब होता है बड़े पद पर रहने वाला अधिकारी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। आया बात समझ में? तो 36 में याद करना है आपको राज्य की भाषा पर प्राधिकारी के बारे में, प्राधिकारी के बारे में, या प्राधिकारी जो उसके अधीन आता है। मेरी बात को, ये बहुत लंझाड़ वाला बात है, ये सीधे बीपीएससी वाला बात हो गया। आप शॉर्ट में याद रखिए, राज्य की परिभाषा 36 में, 12 में भी राज्य की परिभाषा और 36 में भी राज्य की परिभाषा। दिमाग में इतना आप रखिए, हम आपको अपने हिसाब से याद करवा देंगे। 37 में कहता है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं बदला जा सकता है। क्यों? नीति निर्देशक तत्व को लागू सरकार करती है, तो बदलेगी कौन? सरकार। अगर मौलिक अधिकार होता तो न्यायालय में आप जा सकते थे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा चलाया जाता है। जो संविधान में है उसको न्यायालय में बदला जा सकता है। न्यायालय में उस पर आप जाकर के आग्रह कर सकते हैं कि हमको मौलिक अधिकार दिया गया है, हमको संरक्षण दीजिए। आपको मान लीजिए कोई आपको गोली मारने वाला है, आप चल जाइए न्यायालय में, न्यायालय आपको सुरक्षा प्रदान कर देगा। लेकिन बिहार में शराबबंदी, शराब बंद है, न्यायालय में जाइएगा तो आपको शराब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? लेकिन उत्तर प्रदेश के न्यायालय में जाइएगा तो वहां शराब मिल जाएगा। तो वहां चालू है, वहां का राज्य सरकार चालू किया हुआ, यहां का राज्य सरकार बंद किया हुआ है। तो नीति निर्देशक तत्व पूरी की पूरी इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य का सरकार उसको चला कैसे रहा है। लेकिन मौलिक अधिकार सरकार पर डिपेंड करता है। क्या उस संविधान में लिख दिया गया है उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। 37 खाली समझिए, काहे हम सब याद कराएंगे, आज और अभी याद कराएंगे। 38 में कहा गया है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। कहता है कि राज्य माने नीतीश कुमार ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिकरा में लोगों को सामाजिक माने हम सब मिलकर रहेंगे, और आर्थिक तो समझ में आ ही रहा होगा, रोजगार, अकौची राजनीति, चुनाव लड़ने का, वोट देने का अधिकार हो। तो 38 में ये चीज है, पर ये आपको भी याद नहीं हुआ होगा। याद हुआ? नहीं हुआ होगा, पर कोई बात नहीं, हम याद करवाएंगे। 39 में कहता है राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। किस प्रकार का नीति कार्य करेगा उसके बारे में आगे चर्चा किया हुआ है। सभी नागरिकों को
आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, और कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान। आपको याद रखना है 39 में क्या याद रखना है कि पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास, राज्य में किसी भी व्यक्ति के पास या एक व्यक्ति के पास धन संचित नहीं हो, ये तो और लोगों के पास धन जा पाएगा, नहीं होगा। 39 में यह बात है, पर आपको याद नहीं हुआ होगा, गोली मारी, हम याद कराएंगे। 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39A में कहता है गरीब हो चाहे अमीर हो सबको क्या मिलेगा, समान न्याय। अगर आप ज्यादा गरीब हैं, आप प्राइवेट वकील नहीं कर सकते हैं, तो आप सरकारी निःशुल्क वकील कर सकते हैं। 40 में ग्राम पंचायत का गठन, एक ट्रिक वाला में याद करवाए थे हम। ग्राम पंचायत दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। ग्रामीण वाला को पंचायत राज कहते हैं और शहरी वाला को क्या बोलते हैं, नगर पालिका कहते हैं। ये हम संशोधन में याद करा दिए हैं। 43वां में ग्राम, 74वां में 73 और 74 पढ़ा चुके हैं, हो चुका है। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन। आपको भाई साहब इस 41 में ये सब याद रखना है, हम करवाएंगे याद, हम अभी करवाएंगे। 42 में न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथ्य, जैसे कोई भी प्रसूति सहायता है, मान लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है, कोई महिला अगर गर्भवती महिला है तो उसको क्या करना, ज्यादा हार्ड काम नहीं करवाना है, उसको सहायता देना है, उसको रेस्ट करने के लिए मदद करना है, यह 42 में कहा गया है। पर ये थ्योरी पढ़ के आपको याद नहीं होगा। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा। 43 अनुच्छेद कहता है कि नागरिकों को कम से कम ऐसा रोजगार दीजिए, कम से कम अपना पेट भर सके, 43 में कहा गया है। 43A में क्या कहा गया है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जैसे अभी देख रहे होंगे रोड बन रहा है, पुल बन रहा है ना, पुल में देखिए श्रमिक लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी कि हर नागरिक के लिए एक समान क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। 45 हम टेक्निक से याद करा दिए थे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 46 में क्या है, कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको पर भी ध्यान देना है, 46 में कहा गया है। 47 में क्या गया है, कहा गया है पोषाहार को बढ़ावा देना और शराब पर प्रतिबंध लगाना। 48 में ये टेक्निक से याद कराया था, 48 वाला कृषि और पशुपालन। 48 के में पर्यावरण। 49 में क्या है, स्मारक का या वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में याद कराए थे कार्यपालिका से न्यायपालिका। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति। कहने का मेरा मतलब है 36 से 51 तक आपको तबे याद रहेगा, थ्योरी आप पढ़ लीजिए लेकिन याद नहीं होगा। काहे, मटेरियल तो आपके हाथ में था ना, आपको याद कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ होगा, आप करा दें याद। चलिए 36 से याद कराते हैं। अब देखिए हम मटेरियल में कैसे बना के दिए हैं, अब फिर से हम एक लाइन में दिए हैं, सबको नीचे दिया है ना, वो 4-4 लाइन 3-3 लाइन वाला को हम शॉर्ट में कर दिए हैं, कहा कि हमको टेक्निकली क्या करवाना था, याद कराना था। चलिए 36 से, जितने भी लाइव बच्चे देख रहे हैं, चलिए अब इसको हम अपने हिसाब से पहले याद कराते हैं। याद नहीं रहेगा लाइव वाले बच्चे, अगर याद नहीं रहेगा तो समझिए कि थ्योरी आपको कुछ मजा नहीं आएगा। हम 36 से 51 तक हर एक अनुच्छेद को याद करवा देते हैं, 36 से 51 तक करवा दे याद, और यहां पे ही है। चलिए एक कथा कहानी को बंद करिए और 36 से 51 तक मेरे अंदाज में याद कीजिए। आइए पानी पी लेते हैं। एक बात बताइए, 12 से लेके 35 तक हम याद नहीं करवाए थे, याद तो किसी को होइबा नहीं करेगा। कितना लोगों को याद, हाथ उठाइए तो, बस 3 गो के। ना ठीक है, बढ़िया है, पढ़िएगा तो शिक्षक ना बन जाइएगा। हम वो जवान है जो पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करते हैं, कायल रिवीजन करिएगा। चलिए ध्यान से, हम 36 से कहां तक याद करने वाले हैं, 51 तक।
जानते हैं जब 36 से 51 तक मेरे हिसाब से जब आप याद करिएगा ना, पुनः थ्योरी को पढ़िएगा तो देखिएगा घन से समझ में आ जाएगा। कोई भी थ्योरी तब समझ में आता है जब उसके बारे में की पॉइंट अगर आपके दिमाग में सेट थोड़ा सा हो ना, तो फिर उसका मजा ही अलग है। आज के क्लास को सब लोग रेगुलर रखिएगा, मतलब रिवीजन करते रहिएगा, बाद में भी ना तो सब भकोस जाइएगा। आपको का तनी मनी पढ़ाए हैं जी, अभी तक हम पढ़ाए कम नहीं है। यही अगर 6 महीना रेगुलर चल जाता तो बीपीएससी सब निकाल लेता। एक बात हमको बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात हमको बताइए, क्या राज्य की परिभाषा से हमको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? काहे नुकसान नहीं हुआ भाई? अनुच्छेद 16 का हवाला देकर नीतीश जी हम लोग के साथ खेला नहीं खेल दिए। नीतीश जी एक तरफ कहते हैं विशेष राज्य का मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो किस आधार पर आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं? आधार आपका यही ना है कि यहां थोड़ा सा कमजोरी है, गरीबी है, और एक तरफ आप उसी अधिकार का हनन करके अनुच्छेद 16 का हवाला दे करके और कहते हैं कि लिंग आधार और जन्म धातु के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, बाहर के लोग भी फार्म आके भरिए। तब तो आपका यह वाला जो पैटर्न है, कौन वाला पैटर्न, विशेष राज्य का दर्जा, वो तो फेल हो गया ना। विशेष राज्य का दर्जा वाला पैटर्न क्या हो गया आपका? फेल हो गया। बात समझ में आया? राज्य की परिभाषा सब राज्य का अलग अलग है। पहले बिहार में शराब से इतना रेवेन्यू आता था, इतना टैक्स आता था, आज हमारे बिहार के लोग शराब पीना बंद कर दिए हैं क्या? नहीं किए हैं। ये टैक्स दूसरे राज्यों को जा रहा है। तो राज्य की परिभाषा यह कहता है कि राज्य को चलाने वाला जो सरकार है वो अपने हिसाब से सरकार चलाए। तो तत्कालीन अगर हम स्थिति देखें आज का और उस परिभाषा को देखें, तो उस परिभाषा के हिसाब से हमको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हमको क्षति हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि राज्य की परिभाषा ऐसा है जिसके हिसाब से हमको क्या हो रहा है? आज क्षति हो रहा है। राज्य अपने से चलाएगा सरकार तो अपने हिसाब से कानून बनाएगा, उसके हिसाब से तो अभी हमको दिक्कत हो रहा है। एक तो शराब बंद कर दिया, दूसरा दिक्कत क्या किया? शिक्षक वाला बहाली में देखो कैसे कर दिया। तो राज्य की परिभाषा से क्या हमको हो रहा है? क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान। नुकसान हमको कैसे हो रहा है? राज्य की अलग अलग राज्य की परिभाषा अलग अलग है। इसलिए जब हम दिल्ली में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो हमको सब बिहारी कहता है। तो ये भी एक नुकसान है, ये भी एक क्षति है। हमको बिहारी क्यों कहता है? क्योंकि हम पीछे हैं। तो एक प्रकार से राज्य की परिभाषा सब जगह एक समान होना चाहिए था, लेकिन राज्य की सरकार अपने हिसाब से चलाती है, जिसके वजह से हमको नुकसान है। तो राज्य की परिभाषा से क्षति है, क्षति याद रहेगा। आगे देखिए, कहता है नीति निर्देशक तत्व को लेकर के आपको न्यायालय नहीं जाना है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आदमी न्यायालय में कब जाता है? आदमी न्यायालय में तब ना जाता है जब उसकी कोई सुने नहीं। सबसे पहले आदमी देवी देवता को पूजता है, फिर भगवान आप ही न्याय कीजिए। अगर भगवान पर से भरोसा उठ गया तब कहां आदमी जाएगा? न्यायालय में जाएगा। ना तो गांव देहात का लड़ाई आप देखे होंगे, गांव देहात की लड़ाई में क्या होता है? लेडीज लोग गाली कैसे देती है? तोरा भगवाने देखता थू। ऐसा महिला लोग गांव में लड़ती है कि नहीं लड़ती है? माने न्याय भगवान भी करेंगे, यानी कि आपको न्यायालय नहीं जाना है। अच्छा न्यायालय क्यों जाइएगा? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 37। अगर आपके घरे में साईं जी, साईं माने भगवान, साईं राम अगर 30 गो रहे, माने आपके घरे में साईं जी 30 गो हैं, भगवान 30 गो हैं, तो न्यायालय जाना पड़ेगा? सब न्याय तो भगवान कर देंगे। तो साईं 30 यानी कि साईं के गो हैं? 30 गो हैं। अब न्यायालय जाने की जरूरत है? नहीं है। तो
तो न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साईं के गो हैं, 30 गो घरे में है। बारह, 14, 17, 19, 21, 23, 24 याद करवा दिए हैं सर, बिल्कुल विद्या तिवारी याद करवा दिए हैं। चलिए 36, 37, 38 याद करते हैं, देखिए कैसे। अड़तीस कैसे याद करेंगे से देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहां कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 38 में याद रखना है। अच्छा मान लीजिए हम नीति निर्देशक तत्व ना पढ़ रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्व किसकी चर्चा करता है? सरकार की। मान लीजिए कि आपको सरकार में जाना है, विधायक बनना है, तब ना सरकार में जाइएगा। कोई आदमी विधायक कैसे बनता है? पहले वो आदमी सामाजिक होता है, समाज में रहिएगा, और समाज में रहने के साथ साथ आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होना चाहिए। जब आप समाज में रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, तब लोग आप किस फील्ड में जाइएगा? तब जाके आपको राजनीति में न्याय मिलेगा, तब आप जीतिएगा। और जब इतना चीज कर लीजिएगा, समाज में रह लीजिएगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगा, तब आप राजनीतिक में जाइएगा, तो आपको न्याय मिलेगा, मतलब आप जीत जाइएगा। और जब जीत के जाइएगा तो जनता आपकी आरती उतारेगी। क्या उतारेगी? आरती उतारेगी। तो आरती कैसे उतारेगी जनता आपको? जब आप पहले समाज में रहिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, तब आप राजनीतिक में आपको न्याय मिलेगा, तब आप चुनाव जीतिएगा। और तब जब समाज में जाइएगा विधायक बनके, विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए, होता है ना। आगे बढ़े। 36 में हम लोग देखे राज्य की परिभाषा, 37 में हमने देखा न्यायालय की जाने की जरूरत नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं, याद रहेगा। 36, 37, 38। 38 में हमने क्या देखा? पहले सामाजिक बनिए, फिर आर्थिक होना होगा, तब राजनीतिक में न्याय मिलेगा। ऐसा सच्चाई है। समाज में रहिएगा तो चुनाव नहीं जीतिएगा, समाज में रहने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी क्या होनी चाहिए? मजबूत। ये सच्चाई है। 39 देखिए, कहता है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। याद रखना है, समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि दोनों। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ज्यादा दे दिया सैलरी और महिला को कम दे दिए। अगर पुरुष को ज्यादा सैलरी है तो महिला को भी ऊंचा लाना होगा। 39 39, दोनों को एक समान लेंगे, समान काम के लिए समान वेतन, दोनों ऊंचा रहेगा। दोनों क्या रहेगा? पुरुष और महिला दोनों का वेतन समान, दोनों का ऊंचा रहेगा तो 39। दोनों क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा तो 39। चालीस में हमने बताया था, अगले स्लाइड में देखिए, उनचालीस ए है, इसको अपने से याद रखिएगा। निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि आपको कानूनी सलाह अगर लेना है तो निःशुल्क आपको मिलेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, इसको आप स्टार कर लीजिए। ये बीपीएससी प्रशासनिक के लिए हो गया, खंड वाला प्रशासनिक। 40 में मैंने बताया था पंचायत का गठन, और पंचायत में आयत था, हमने आयत का फिगर ऐसे बताया था। आयत में कितने लाइन? क्या बन गया? 40। क्या बन गया? 40। चलिए मेरा बात एक बार मानिए और 36 से 40 तक संख्या लिख करके अपनी भाषा में एक शब्द में इसका जवाब दीजिए। क्या है? जल्दी कीजिए तो, मेरा बात मानिए। अब पीछे जो बैठे हैं, जो मेरा बात नहीं ना मान रहे हैं, बरसात में घाव होगा सबके, मेरा बात नहीं मानिएगा तो।
मेरा बात नहीं ना, हंस रहे हैं आप लोग। मेरा बात जे नहीं मानेगा और जे आम खरीद के खाएगा ओकरा में बड़का बड़का पिलुआ निकलेगा। कहा ना लिख रही हैं, सब लिखिए। 36 राज्य की परिभाषा, 37 न्यायालय नहीं जा सकते, 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 39 समान काम के लिए समान वेतन, 40 ग्राम पंचायत का गठन। बोलिए, हो गया? न बजिया बैद क्या जाने मुझे दिल की। करंट अफेयर्स कल से चालू होने वाला है। करंट अफेयर हो गया? हाँ। अच्छा, करंट अफेयर आप लोगों को कैसा पढ़ना पसंद है? वन लाइनर कि पूरा कंप्लीट टॉपिक? वन लाइनर या कंप्लीट टॉपिक? वन लाइनर, जहां मन तहां से, जहां मन तहां से वाला है? एक बात पता है, आज तक तो बहुत करंट अफेयर पढ़े होंगे आप लोग, हम मना तो नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ही आपका जन्मगदा मिटा रहे हैं पढ़ा करके, ऐसा नहीं है। आप एक बार मेरा करंट अफेयर पढ़ के देखिएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। क्या हम पढ़ाऊंगा? 41 में कहता है ना, 41 में कहता है कि सरकार को यह चाहिए कि जो बुजुर्ग आदमी है उसको वृद्धा पेंशन दे, जो विधवा है उसको विधवा पेंशन दे, जो विकलांग है उसको विकलांग पेंशन दे। पर यह याद रहेगा कैसे? हम आपको बीपीएससी शिक्षक की तैयारी में यह एहसास करवाना चाहते हैं कि आप जो बीपीएससी शिक्षक पढ़ रहे हैं वो बीपीएससी प्रशासनिक में कोई अंतर नहीं है, आपका लेवल एकदम उसी तरह का है। सुनिएगा ध्यान से। कुछ दशा में सरकारी सहायता, किस दशा में सरकारी सहायता भाई साहब? जो वृद्ध आदमी है उसको वृद्धा पेंशन, जो विकलांग है उसको विकलांग पेंशन, और जो विधवा है उसको, किसी किसी किताब में आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है। पर यह 41 से याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि जो आदमी वृद्ध हो गया है उसको पेंशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि वो सक्षम नहीं था। विधवा है मतलब उसका हस्बैंड नहीं है, उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, उसको कोई खाना नहीं दे रहा है। विकलांग, उसको कोई खाना नहीं दे रहा है। सरकार ने कहा कि जब इन लोगों को कोई भोजन नहीं दे रहा है तो कम से कम मेरे तरफ से एक थाली उसको जाना चाहिए, एक थाली। जब इन लोग की कोई मदद नहीं करेगा तो सरकार उसको सहायता करेगा। वही कहा है, सरकारी सहायता एक थाली के रूप में। एक ताली, एक ताली, लग रहा है कि एक थाली, एक थाली। वृद्धा पेंशन, तो बुजुर्ग वृद्धा पेंशन लेकर क्या करेंगे? खाएंगे। वृद्धा पेंशन, विकलांग जो विकलांग पेंशन लेगा वो भी खाएबे ना करेगा कि बिक देगा? मोबाइल ले लेगा, मोबाइल ले लेगा। बड़ा बढ़िया सोच है आप लोगों का। तो मोबाइल भी जरूरत का साधन है ना, और वो मोबाइल नहीं लेगा तो फिर सरकार का बुराई उसी मोबाइल पे करेगा ना, वीडियो बना बना के। कह रहे हैं गुंजन की एक जगह सबको इकट्ठा करवा के, तो हम कैसे इकट्ठा करवाएं? आपका जी कहां है? यहां तो सब इकट्ठा है। जूली सिंह, आप अपना स्टाइल में से पढ़ाइए, तो टोपी चश्मा लगा के पढ़ावे। ऐसा यास्मीन बानो बोल रही है, ऐसा पढ़ाइए कि कभी भूले नहीं। हमारे कौची है, बड़ा बादाम है। अरे बीपीएससी शिक्षक की तैयारी है, शिक्षक ऐसा ना पढ़ावेंगे। जैसा देश वैसा देश।
एक थाली याद रहेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब सुनिए, कहता है 42 में न्याय संगत और मनोचित सहायता। न्याय संगत और मनोचित मतलब कोई गर्भवती महिला अगर है, गर्भवती महिला के लिए कहता है गर्भवती महिला से शारीरिक श्रम ना करवाना। सच्चाई है, अगर किसी भी गर्भवती महिला से अगर आप शारीरिक श्रम करवाएंगे तो उसका बच्चा डिस्करेज हो सकता है। सबको पता है ना, भारी सामान उसको नहीं उठाना होता है। मान लो कि कोई महिला है, किसे समझावे, अच्छा मान लो अंडा है, अंडा से बच्चा निकलता है ना जी, समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या महिला हम बतावे जो अच्छा ना लगेगा। मान लीजिए अंडा है, वो अंडा मान लो कि मुर्गी जो है गर्भवती हुई होगी। ए सुनो ना जी, पढ़ने वाला बात है तो है कहले है सब, लग रहा है कि तो कुछ जानबे नहीं करता है। हाँ सुनो, मान लीजिए मुर्गा अंडा दी, अरे मुर्गी, अरे मानो ना, मेहनत तो मुर्गे कर रहा होगा, मजाक बना कर रखा है सब। अरे ए सुनो, मान लो मुर्गी अंडा दी। अब मुर्गी अंडा दी तो हमको उसको गर्भवती महिला से कंपेयरिंग करके पढ़ा रहा है हम तुमको। अब मान लो कि मुर्गी अंडा, अंडा के अंदर बच्चा चूजा है, तो वो आराम से कैसे बाहर निकलेगा। अब तुम मान लो कि कोई अंडा है, अब तू खरीद के लाया, फोड़ के आमलेट बना के खा गया, तो चूजा बाहर निकल पाएगा। तुम उसको पहले ही फोड़ दो, अगर अंडा को फोड़ देगा तो बच्चा बाहर निकल पाएगा। उसी प्रकार से अगर गर्भवती महिला से हम भारी काम कराएंगे तो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप फोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, शारीरिक श्रम करवाना हो गया कि नहीं हो गया। तो कहा जाता है कि फोड़ दो, तो दिमाग में याद रखिए, अंडा फोड़े वाला बात बताए थे सर। तो गर्भवती महिला से क्या करवाना है, भारी काम नहीं करवाना है। का हमको करवाएगा तो नहीं सब। यास्मी बानो कर रही हैं, बोलिए, बोल तो दिए तनाव कुछ ही बोले। ठीक है, एगो जानते हैं, एक बार हम गांधी मैदान गए, तो गांधी मैदान गए तो देखे कि बड़ी भीड़ लगल है, तो हम चल गए। तो हम चल गए कि तो वहां देखे ना कि एगो आदमी है और एगो तोता रखले है, पैरोट, सुगा कहते हैं, रूप कटोरे कटोरे, गिलासे गिलासे नहीं, समझे। सुगा मतलब क्या होता है, पैरोट। देखिए कि गांधी मैदान में एगो आदमी पैरोट रखले है, वो क्या कर रहा है पता है, पैरोटवा 10-12 गो कागज का लिस्ट बनाया हुआ है, और जाके और कोई आदमी का भाग्य बता रहा है। कोई आदमी आया, 10 गो रुपया दिया, और जो आदमी का पैरोट है उसको 10 गो रुपया दिया। सुनिए ना जी, पैरोट को कितना दिया, 10 रुपया दिया। अब पैरोट होने से गया और 10 कागज में से वो कागज उठा के लाया, वही 10 गो कागज है जो पूरा भारत का भाग्य बताएगा। आप जाइएगा तो वही कागज उठा के देगा। आया बात समझ में। अच्छा, वो कागजवा में लिखल भी अजब अजब रहता है, 10 रुपया का जगह पे आदमी 100 रुपया देके जाता है। अब देखिए, लेकिन एक बात बताइए, वो जो बेचारा आदमी बैठा हुआ है वो बेरोजगार है ना जी, वो कितना कमा लेता होगा दिन भर में। 10-20 को आदमी उससे हाथ दिखवाता होगा, हार्डली 10-20 हो ना, दिन भर में 8 तुरी तो अपने वो हाथ दिखवाता होगा कि मेरा देखो कब तक भाग बदलेगा। 8-10 आदमी जब हाथ दिखवाता होगा तो 100 रुपया कमाता होगा। तो 43 से क्या याद रखना है, 43 को 43, और जो 43 है वो तोता से कितना पैसा कमाएगा, निर्वाह योग मजदूरी कमाएगा, हार्डली कितना कमाएगा, 100 रुपया कमाएगा।
तो उस मजदूरी से क्या वो एरोप्लेन खरीद लेगा? निर्वाह न करेगा जी। तो तोता पैरोट खरीदा, उससे लोगों का भाग बता रहा है, तो कितना कमा पाएगा बेचारा? निर्वाह योग्य मजदूरी कमा पाएगा। प्रिया सिंह कहती हैं कि मुझे 42 का पक्का याद रहेगा। कहा है, कोई बात है कहा? बयालीस का तो सबको याद रहना चाहिए, अंडा वाला याद नहीं रहेगा। चलिए अगला है, अब देखिए श्रमिक की भागीदारी और सहकारी समिति, यह आपको याद रखने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आप खाली 43 याद रखिएगा। 44 देखिए, समान सिविल संहिता क्या कहता है? समान सिविल संहिता का मतलब होता है हर जाति, हर धर्म, हर लोगों को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आया बात समझ में? सबके लिए क्या होना चाहिए? समान कानून होना चाहिए। तो 44 में याद रखना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि चारों धर्म के लिए। तो 44 यहीं से याद रखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए, थोड़ा अलग से याद रखिएगा 44 को। चारों धर्म के लिए, तो 4 तो याद रहेगा, है ना, लेकिन 4 अलग से याद रखिएगा। समान सिविल संहिता। 45 आपको बता दिए थे। 45 यानी कि बच्चों को क्या देता है? निःशुल्क शिक्षा देता है। सुनिएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। 44 में समान सिविल संहिता। चलिए इतना को देखिए तो एक बार मन में। सर मेरा क्वेश्चन ऊपर चला गया, बता दीजिए कहां चला गया? विद्या खाली आपका हंसता हुआ तो दिख रहा है चेहरा। विद्या क्या है? चलिए विद्या फिर से क्वेश्चन कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जल्दी कीजिए, 36 से 45 तक। जी, सिविल संहिता का मतलब होता है कि हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए समान कानून, है ना? हाँ, हाँ, संविधान की आत्मा कहते हैं, गांधी जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा। अब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था। हाँ 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 हाँ, मटेरियल में लिखल है। हाँ, अरे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं मैडम। हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये वाला प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। हाँ, दोनों को सर 44 को याद रखिएगा, समान सिविल संहिता। हो गया 45 तक। कुछ बच्चे जो है क्लास के अंदर ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान भी देखते हैं?
कि जो आदमी मेहनत करता है उसी का साथ भगवान भी देते हैं। सुने होंगे लक लेबर चांस। चांस मिला है, लेबर कीजिए, लक वहां पे काम करेगा, लक यहां नहीं। छत्तीस से लेकर के 45 तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो नंबर आराम से लिख लेंगे? हाथ उठाइए तो लगभग बच्चे लिख लेंगे। बहुत अच्छी बात है। 46 में क्या कहता है? 46 में कहता है कि जो गरीब, आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको भी सहायता देना है। अब सुनिए, 46 में कहता है कि जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, देखिए, कमजोर वर्ग को हितों का संरक्षण। कमजोर वर्ग, सुनिए, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, कमजोर वर्ग है, और आप मजबूत आदमी है, पैसे वाले हैं, आप जाइए, उसको उठाइए, खाना खिलाइए, छुआलिस, छुलिस। किसको छुआलिस? कमजोर वर्ग को। अगर आप गरीब के घर के शादी में चल जाइएगा तो उसको कितना इज्जत बढ़ेगा। याद रखना, अमीर जब तक बुलाए ना, और गरीब बिना बुलाए, गरीब के घर जाइए बिना बुलाए, और अमीर बुलाए तब जाइए, इज्जत मिलता है। क्योंकि जो बहुत गरीब होता है वो डर से आपको नहीं बुलाएगा। अगर आप अमीर बनिएगा तो मान लीजिए आप बीपीएससी शिक्षक बन गए, 50-60 हजार आपकी सैलरी हो जाएगी आने वाला समय में, 1 लाख तक चल जाएगा। और जिस गांव में आप पढ़ाते हैं उस गांव के गरीब के घर अगर आप चले जाइएगा बिना कार्ड दिए हुए शादी में, तो उसका कितना इज्जत बढ़ेगा। लेकिन आजकल का लोग जानते कैसा हो गया है, बड़े घर जाएगा चापलूसी करने के लिए। अब बड़ा आदमी इज्जत देता ही नहीं है, बिना बुलाए कभी नहीं जाइए कहीं नहीं। तो याद रखिए हम क्या बता रहे हैं, 46। किसको छूना है? अरे छुआछूत का नाम सुना है ना जी, तो छुआछूत किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है। तो 44 याद काफी रहेगा। 47 कहता है कि पोषा आहार, शराब पर प्रतिबंध। याद रखना एकदम आसान है। 47 को कह सकते हैं 47, सीतालिस। सीता में 47 में सीता माता का नाम आ गया है, और सीता माता अपने बेटा लव कुश के लिए क्या पोषाहार का व्यवस्था नहीं करेंगे? मां है ना जी, तो मां क्या देगी? पोषाहार देगी बच्चे को। और क्या कभी मां चाहेगी कि मेरा पति शराबी हो? माता कभी चाहेगी कि घर में शराबी हो? यानी कि शराब पर क्या करेगी? अब अगर पत्नी शराबी निकल जाए तो फिर दोनों मिलकर पिएगा नहीं। आजकल के हो रहा है, लड़कियां सब तैयारी करे जा रही है डीएसपी के दिल्ली में, और सब पियाक हो जा रही है। 25% महिलाएं नशा करने लगी हैं अब, जो पढ़ने जाती है बाहर में। 25%। डर इस बात का है कि खाली कहीं खैनी ना खाना स्टार्ट कर दे। अच्छा, अगर लड़की लोग खैनी खाएगी तो कैसा लगेगा सोचे हैं? ए संगीता तनी बनाओ रे, अरे रिंकी चुनवा कहाँ है रे, दो। एक गजब परिवेश हो जाएगा नहीं? अरे आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि लड़का बेचारा टेंशन में रहेगा कि हमारी पत्नी शराब नहीं छोड़ रही है, बर्बाद करके हमको रख दी जब से शादी हुआ है। उल्टा होगा देखना। ऐसा समय आएगा, लड़का लोग को एक कॉपी दो, ऐसा समय आने वाला है कि लड़का लोग जब किसी गली से गुजरेगा तो ऐसे कॉपी लेके गुजरेगा, और लड़की लोग छेड़ेगी, कहां जा रहे हो? धरिए धरिए धरिए, आइएगा सुनिएगा। अरे आपका तो 3-4 साल में आने वाला है, आपका खाली शादी हो जाए ना। अब यही चलते सोचे समझ के दहेज मांगिएगा, बर्तन उतने मांगिएगा जितना मान सकते हैं। तो बढ़िया है, धोना नहीं पड़ेगा। चलिए 47 बता दिए ना, सीता माता का नाम आ गया। हम बताए थे
कि चारा को किससे काटा जाता है? तो चारा क्या? कृषि। और काटा हुआ चारा किसको खिलाएंगे? और 48 का ये याद रखिएगा खंड वाला, जब कृषि है तो पर्यावरण होबे ना करेगा, और जब चारा खिलाएंगे जानवर को तो वन्य जीव क्या होगा? संरक्षण होगा। तो मेन हमारा 48 है। नबजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। विद्या तिवारी कहती है कि मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा है साहब नशा वाला ना, तो उन लोग की मजबूरी होती है, उन लोग की मजबूरी होती है मेडिकल वालों को कि वो चीरफाड़ जो करना होता है ना, इसके वजह से। चलिए 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। अब हमारा राष्ट्रीय स्मारक छोटा तो है नहीं, सब क्या है? ऊंचा ऊंचा है। क्या है? ऊंचा। तो 39 को याद कीजिए, समान काम करिए समान वेतन, दोनों ऊंचा रहेगा। यहां पे स्मारक है तो क्या होगा? ये भी ऊंचा होगा। अगला देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, यानी कि दोनों को बंटवारा कर दिया गया। कितना कितना? 50-50। और हम याद करवाए थे, कोई बच्चा लोग हल्ला करता है तो क्या बोलते हैं? कौन है जी? शांत रहो, शांत रहो। कौन हल्ला कर रहा है? ए कौन? 51। 51 हल्ला कर रहा है। 51 तक हो गया। 51। अब इसको एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए 2 मिनट में। अब इसको पढ़ के देखिए, सब समझ में आएगा। कार्यपालिका को अलग, न्यायपालिका को अलग। कानून कोई और बनाएगा, लागू कोई और करेगा, है ना। अब मान लो कि नीतीश कुमार कानून बनावे, कानून लागू करे, तो संभव है? बर्बाद हो जाएगा ना। कानून बनावल में तो खिचड़ी पका के बर्बाद कर दे रहा है। छत्तीस से 51 तक नबजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। क्या हुआ? ऊंचा। राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है? ऊंचा होता है ना सब। कुतुब मीनार संरक्षण नहीं करेगा तो टूट ना जाएगा, बर्बाद ना हो जाएगा। तोरा घर है, घर में तू पेंट पोचारा नहीं कराती है। तुम मान लो कि तुम बाल नहीं झाड़ती है, बाल नहीं झाड़ेगी तो चुड़ैल ना लगेगी। तो संरक्षण जरूरी ना है। समझी बात को? कैसे कैसे समझाना पड़ता है तुम लोग को, बताओ। हो गया? देखो लड़का लड़की में क्या अंतर। लड़का लोग अगर 10 दिन नहीं नहाए, बाल बढ़ा ले तो बेचारा लगता है, और लड़की चुड़ैल लगेगी। नहीं लगेगी? वो नहीं नहाए, बाल ऊपर बढ़ा लेवे, ये अंतर है, हैं? अरे तो धन्य है डेंट पेंट कंपनी वालों का। बर्बाद करके रखा है ना, है? अब तो हनी वैसा लेकर के बर्बाद हो ही रहा है। बर्बाद नहीं होना है बाबू। हो गया ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इस चैप्टर में बेसिक बात हमको क्या याद रखना है, सोच समझिएगा। पहला बेसिक बात भाई साहब किस भाग में है? दूसरा बात कहां से लिया गया है? आयर। अनुच्छेद कहां से कहां तक? और 36 से 51 तक में जो मुख्य बात है हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखते हैं आगे क्या हम इसको कर पाते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन बनाइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति? 36 से 51 तक। अगला
संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्लियर है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या वाद योग है? मतलब न्यायालय में इस पर बहस निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार केटी शाह, अय्यर नहीं, किसने बोला था? केटी शाह ने। इसको याद रखिएगा बढ़िया से। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है? आप यह बताएं किससे है? 51 से है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से, किसमें? समान कार्य के लिए समान वेतन, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक 39 अनुच्छेद में है। समान काम के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। ग्राम पंचायत का गठन कहा? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार नहीं है, क्योंकि काम का अधिकार है, यह है पर यह नहीं है। आंसर क्या होगा? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, किसमें? भारतीय संविधान का कौन सा अंग सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? चलिए अब हम लोग तुरंत पढ़ेंगे 4 का क, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मटेरियल है ना आप लोग के पास? चलिए मौलिक कर्तव्य देखिएगा। पहले एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको हम दे देते हैं। भाई साहब बेसिक जानकारी, पीडीएफ भेज दीजिए सर। अरे मालिक, अब्बू जिहाद जी ग्रुप में भेजा हुआ है सर। इनको चम्मच से चटनी चटाइए तब इनको समझ में आएगा। बताइए, ग्रुप में खंगालिए, मिलेगा। अगर ईमानदारी से देखा जाए 51 तक अनुच्छेद थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो मुंह लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। लेकिन आपको मतलब नहीं ना पढ़ने से, आपको कमी ढूंढना है मास्टर में। बलनवाई क्या करवाए इसमें आप खुश नहीं है, क्या नहीं करवाए इसमें आप दुखी हैं। कोई बात ना, आए लगुआ अगर नहीं भाग गया ना तुम लोग का, पहला बार तो जरूर भागेगा बाबू, जो मेरे साथ तुम लोग कर रहे हो ना। है भाग गया। बीपीएससी निकालो तो लाइन लगल रहेगा, लाइन ब्लैंक चेक दे देगा सब। आप जानते हैं गांव में दमादों सब उतारेगा ना तो शिक्षक नहीं बोलेगा, बीपीएससी शिक्षक बोलेगा। वैल्यू ऐसे ही बढ़ गया।
बेसिक बात, 5 मिनट, मौलिक कर्तव्य का बेसिक बात। कोई भी भाग, बाबू हो गया, ये जब हंसी मजाक करते हैं उस समय बात करिए, अभी ना सुनिए, अब 5 मिनट सुनिए बात को। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना किसी भी टॉपिक से, भाग में खास करके, तो ये जरूर पूछेगा भैया इसका स्रोत क्या है, कहां से लिया गया है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। 3 चीज पूछेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 4 के क, मौलिक कर्तव्य। अभी मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान ने नागरिक को दिया है और नागरिकों से बदले में यह कहा है कि आपका भी तो कुछ फर्ज है, उसको मौलिक कर्तव्य कहा है। नागरिकों को अधिकार दिया है संविधान, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। बदले में नागरिकों का भी तो कुछ फर्ज है। क्या फर्ज है? पहला फर्ज है भाई अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। दूसरा, प्रकृति को बचा के रखिए, वन। तीसरा, एकता बना के रहिए। चौथा, देश की रक्षा कीजिए। पांचवा, संस्कृति की रक्षा कीजिए। छठा, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत का क्या कीजिए? सम्मान कीजिए, झंडा का सम्मान कीजिए। आया बात समझ में? इस प्रकार से करीब 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो नागरिकों को पूरा करना है। मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के द्वारा दिया गया है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? जैसे हमने आपको शिक्षा दिया, बदले में आप क्या किए? याद करके सुना दिए। आपका अधिकार क्या है? मेरा अधिकार है आपको पढ़ाना। आपका अधिकार हमसे पढ़ना, बदले में आपका फर्ज क्या है? उसको सुनाना। तो याद रखिएगा, जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? कि भाई नागरिकों को तो मौलिक अधिकार दे दिया गया पर नागरिक अपने फर्ज को पूरा कर नहीं रहे हैं। जैसे ट्रेन है, सरकारी संपत्ति है, आपका फर्ज क्या बनता है? उसको जला देना, उसकी रक्षा करना, यह नागरिकों का अधिकार है। तो जिस समय मूल संविधान लिखा जा रहा था, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 1976 में जब संशोधन हुआ उस समय 10 गो मौलिक अधिकार जोड़ा गया और 2002 में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, समझाते हैं कैसे, बेसिक बात समझाते हैं। मूल संविधान में 0 माने एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, एक भी नहीं था। बहुत बाद में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो कितने मौलिक अधिकार दे दिए गए? 10। और आज के डेट में, यानी कि आज के डेट में कितना है? 11, यानी कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? एक बार जोड़ दिया गया। आज के डेट में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 11 है। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन यह पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 0। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 में। केवल संविधान संशोधन में कितना मौलिक कर्तव्य दिया गया? लास्ट में और आखिरी 11वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 2002 में। केवल संविधान संशोधन में। तो कह सकता है क्वेश्चन में ना कि आज के डेट में, मतलब वर्तमान में, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? ये बेसिक यही से क्वेश्चन पूछता है। और अब जो पढ़िएगा ना वो लेवल का क्वेश्चन रहेगा, लेवल का थ्योरी रहेगा। आपके लिए इतना जरूरी है। और क्या जरूरी है? किस भाग में है, कहां से? अच्छा, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया कि नहीं लिया गया है? रूस से लिया गया है। अब हम लोग 3 गो चीज अभी पढ़े, 4 गो, सब अलग अलग चीज पढ़े। मौलिक अधिकार कहीं और से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहीं और से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहीं और से लिया गया। यह याद रखने के लिए हम पढ़ाए थे कि नहीं स्रोत? और क्या स्रोत हम अपने अंदाज में नहीं याद करवा दिए थे? करवा दिए थे। तो एक चीज समझ में आपको अब आप जरूर आने लगा होगा कि यार अगर हम याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। पढ़ने से कभी प्रश्न नहीं बनता, ये बात हमेशा याद रखें। क्यों? आप पढ़ते हैं दूसरे तरीका से,
अब क्वेश्चन पूछता है दूसरे तरीका से। जब तक आपके जेहन में कंसेप्ट याद नहीं रहेगा कैसे क्वेश्चन बनाइएगा? तो याद रखना होगा ना, क्या रखना होगा? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था, एक भी नहीं था। 1976 42वां संविधान संशोधन में क्या हो गया? और आखिरी और अंत में 2002 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसके वजह से आज के डेट में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। आगे बढ़े, चलिए अब सुनिए गांधी जी ने कुछ कहा है। गांधी जी बड़ी कहते थे पहले, सुनिए क्या कहे हैं, क्या कहे गांधी जी। अरे जी गांधी जी पर याद आया, सब भुला गया जी, है राष्ट्रीय आंदोलन भुला गया जी। हाय गे मैया, सुगा ऐसा सेट मारता है तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बनता है, सेट है ये नहीं है। हम सेट मरवाएंगे पर बिहार बोर्ड का। भाई साहब देखो, अभी हम सिलेबस खत्म करेंगे बहुत जल्द। आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड पे काम कर रहे हैं, सबको हम पहले ही खुलेआम कह दिए हैं, क्योंकि हम ये काम बिहार के बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्लास 3 से लेकर के 8 तक लगभग 98% 2% काम बचल है, सब कंप्लीट। आर्ट्स तो पूरा कंप्लीट हो गया, ईवीएस पूरा कंप्लीट हो गया। साइंस में क्लास 7 कंप्लीट हो गया, 8 में काम लगभग खत्म हो जाएगा। 6 क्लास का खाली साइंस बचा हुआ है। उसको जरूर, अगर आप सक्षम नहीं होंगे खरीदने में, तो कम पैसा वाला भी व्यवस्था उसमें दिया गया है। आप उसी में पढ़िए, उसी में काम चलाइए। अगर पीडीएफ और लाइव चाहिए होगा तो उसका भी रेट डिसाइड नहीं हुआ है। हम डेट रखे हैं 14 तारीख से लाइव चलाएंगे। कितना तारीख से? 14 से डेट हम फिक्स किए हैं। कब से? 14 से। हाँ, मेरे चैनल पे चलेगा, गुरुजी का जीएस। प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन हम बनाएंगे, सुन लीजिए, हम एक क्वेश्चन दरोगा और बीपीएससी वाला नहीं देने जा रहे हैं। मार्केट में कहीं भी आप सेट उठा के देख लीजिए, भाई साहब अंदर में माल दरोगा वाला। हम क्या किए हैं से सुनिए, सेट कैसे हम आपको देंगे। क्लास 3 से लेकर के और क्लास 8 तक जितना भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, उसी को हम मिक्स करवा करके और बनवा रहे हैं सेट। अब बताइए, जब आयोग कहिए दिया कि पीआरटी के लिए 8वें तक पढ़ना है, तो सेट उसी का ना बनाएंगे जी। हम कहला फालतू काम करेंगे? अब फालतू काम क्या, हम आपको लेवल से नहीं क्या पढ़ा दिए हैं, यानी लेवल से हुई है क्या? उन्हें एससीईआरटी देख लीजिए आप, इसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी का समय जानते हैं किस चीज का समय है? अभी एकदम डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप ये मत सोचिए कि बाहर के लड़के आएंगे तो क्या करेंगे, उनका कोई औकादे नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। अरे आप जो 2.5 महीना से ना पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया से आपको याद करवा रहे हैं, इससे तो आप डर जा रहे हैं। उन्हीं के कितना याद होगा से आप अंदाजा लगा लीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। साइंस तो बोले ना अभी कि 7 का बन गया, 8 का खत्म होने वाला है, 6 का बचा हुआ है, 2-3 दिन में भी बन जाएगा। हार्ड कॉपी उसका एक प्रोसेस है। हार्ड कॉपी उसी को मिलेगा जो पूरा कोर्स ज्वाइन करेगा। कम पैसा वाला भी वो कोर्स है, उसी में आप पढ़ सकते हैं। हाँ तो हार्ड कॉपी मिलतो ना, हार्ड कॉपी मिलेगा था ना मजा आएगा। मोबाइल पर देखे के व्यवस्था हो, जरा कम पैसा में पढ़ना है। आया बात समझ में? और जिसको विथ डिस्कशन मेरा पीडीएफ चाहिए, उसका कोर्स 14 तारीख से लॉन्च हो रहा है। भाई मेहनत हम किए। टीचर बन के तू 50,000 महीना में कमेबा, एटीएम में डालेगा तो 1.5 मिनट तक हड़ा 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 हड़ा। सुनो, बेसिक बात समझ में आ गया। गांधी जी एगो बढ़िया बात कहे, सुनिए ना। हम कहते हैं चला ना, बी पॉजिटिव। ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा। काहे? अभी भी मेरे पास एक अस्त्र बचा हुआ है एससीईआरटी का। उतना भी जिसका क्लास अगर छूटा हुआ है शुरू से अंत तक, किसी का क्लास भी शुरू से अंत तक छूटा हुआ है, हम एससीईआरटी लेके आएंगे। उतना के घोर के खाली पी जाओ। अब बाकी ए वाला जो हम पढ़ा दिया है, इसको 1 घंटा रूटीन में रख दीजिएगा रिवीजन के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि अभी पूरा रिवीजन 1 सप्ताह में कर लीजिए, पूरा पीछे वाला रिवीजन कर लीजिए। मेरा ई क्लास वाला अलग रखिएगा, एससीईआरटी का रिवीजन अलग रखिएगा। घोर के एससीईआरटी को पी जाना है।
हम ऐसा थ्योरी डिजाइन किया है ना कि उस चैप्टर को जैसे आप किताब लेके पढ़िएगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, हम खाली कम आप जो डाउनलोड करके देखे होंगे चेक कर लीजिएगा। कोई एगो मेरा चैनल अथी पे जाके कुछ ही नाम है उसका, एप्लीकेशन सब दिया हुआ है। हाँ ऐसे हम सर को भी बोल देंगे, क्या नाम है, गुफरान सर को भी बोल देंगे, वो भी जी आओ सब देखिए ना। अरे स्टाफ हमर ना है तो ओकरे हाँ हाँ काहे ना खाएंगे, हम मुर्गा खाली ना रहना चाहिए उसमें। कहे के मतलब है कि हम चिकन उकन बोनलेस तो खा सकते हैं ना। सुनिएगा, अब मीट मुर्गा खाना बंद कर दो, खाता है तो 2 महीना सावन है। हाँ आई सावन में एग्जाम पर ध्यान ले। सुनिए एक बात और बताते हैं, आप अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपको अगर चाहिए कि लक हमारा साथ दे, आप जिसको मानते हैं शंकर भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसको मानते हैं ना, नाम जाप करना स्टार्ट कीजिए। नाम जाप समझते हैं, से मान लीजिए कि हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मन में चलते रहेगा, पढ़ते रहेंगे। नहीं करते हैं, शुरुआत करके देखिए। मां बाप से अच्छा रिलेशन बना लीजिए थोड़ा अभी के लिए, अभी सब तरह से आपको सपोर्ट चाहिए है। नहीं मां बाप को रोज प्रणाम करो, पापा प्रणाम, बाबूजी कहेंगे क्या बात है, ए बैक ए पढ़ो ना जी, पहले 0 अब 42 आओ। गांधी जी कहते हैं हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारा कर्तव्य होता है। वाह क्या बात है, हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारा कर्तव्य होता है। अगर बाप अपना कर्तव्य पूरा करके और बेटा को पढ़ाता है तब बाप का अधिकार बेटे पे होता है। तो कर्तव्य ही आपका अधिकार है, और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे, अगर हम अपने कर्तव्य का सही से पालन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की जरूरत। अगर हम बेटा को मन लगा के पढ़ावेंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि बेटा मेरी मदद करो, नहीं करना पड़ेगा। किसने कहा था? इतना बढ़िया बात ही ना बोलेंगे। मौलिक कर्तव्य जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, मूल संविधान में मौलिक अधिकारी की अवधारणा को तो रखा गया था। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय मौलिक अधिकार को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल, सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य शून्य था। 1976 में न जोड़ा गया, वही बात ये ना भाषा में लिखा गया है जी। कर्तव्य का एक अलग स्थान होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 1900 कब जोड़ा गया? शुरू में था? नहीं था। इसे भाग 4A में, अब कितना अनुच्छेद में रखा गया। अब सुनिए, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना? अब हमको जवाब दीजिए। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11, तो मौलिक अधिकार की संख्या कितना? मौलिक अधिकार की संख्या कितना? कवन कवन? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की, शिक्षा की, संस्कृति की और संवैधानिक उपचार की। और संपत्ति के अधिकार को तो हटाइए दिया गया था ना? हटाया गया था। वेरी गुड। तो अब हमको यहां 300A में अब हमको यह याद रखना है शिक्षागण, 11 को मौलिक अधिकार क्या क्या है। 11 को मौलिक अधिकार आपको रटने की जरूरत नहीं है। हम मौलिक कर्तव्य तो रातिये पर ध्यान रहता है। एक ध्यान है कि क्या गलती बोल रहा है मास्टर। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला अधिकार, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। मानव का यह कर्तव्य है कि आप अपने जिस समाज में रहते हैं उस संस्कृति के वैल्यू को समझिए। यानी कि पहला में आपको याद रखना है संस्कृति।
पहला कर्तव्य आपका क्या है? संस्कृति का संरक्षण, अपने संस्कृति को बचाना है, यह आपका कर्तव्य है। मान लीजिए आप मुस्लिम या आप हिंदू, किसी भी कौम में हैं, किसी भी धर्म में हैं, तो आपका जो अपना संस्कृति है उसको बर्बाद नहीं करिए, उसको बचा के रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वन, झील, नदी, वन्य जीव, उसकी क्या करें? उसका संवर्धन माने बढ़ावा दें, उसको बढ़ाएं, तथा प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें? तो दो में याद रखना है प्रकृति, पहला में संस्कृति और दूसरा में बस। बोलिए, कोई दिक्कत? तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे? तीन से आपको याद रखना है एकता, संस्कृति, दूसरा में प्रकृति, तीसरा में एकता, चौथा में कहता है एक कर्तव्य है आप लोगों का, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। आह्वान मतलब अगर नरेंद्र मोदी कह दिए कि पाकिस्तान पे हमला करना है तो सब चल जाओ हमला करने के लिए। तो चार से याद रखना है देश की रक्षा। पांच, भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व माने भाईचारा की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। यानी कि पांच में आपको याद रखना है भाईचारा। एक ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला में क्या? दूसरा में, तीसरा में, नंबर ओरिजिनल था। हाँ, चना खाइएगा? इन लोग को चाहिए ना कि लंच उनसे बना के कभी कभी लावे हैं? भूख लगा होगा आप लोग को भी ना? भूख लगा होगा ना आप लोग को भी? आप लोग को चाहिए सर? लड़का लोग को भूख लगा होगा। छठा देखिए, 5 हो गया। छठा देखिए, छठा और सातवां में थोड़ा सा चेंज करना है आपको। लिखिए, छठा और सातवां बोल रहे हैं। प्रिंस, मेरे नंबर पे फोन कीजिए तो। हो गया छोड़ दीजिए, हो गया छोड़ दीजिए।
ओहो, पता नहीं कौन है, को मैसेज किया है स्टूडेंट, कौन है, किस बैच में पढ़ती है, वो अच्छे प्लेटफॉर्म में पढ़ती है बेचारी, मैसेज की है कि सर जब आपका ऐप पर क्लास स्टार्ट होगा तब आप हमारे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि हम अब गांव जा रहे हैं, मेरी सासू माँ डेथ कर गई है, आप ही के भरोसा आए थे पर क्या करें सब चौपट हो गया। कोई तैयारी करती है, महिला हैं, उनकी सासू माँ अचानक आज डेथ कर गई हैं और बेचारी अब जाएगी। अब सोचिए इस क्रिटिकल कंडीशन में, अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब सासू माँ डेथ कर गई है, क्या कीजिएगा। चलिए क्या बताया अभी करने के लिए। लिखिए 6 लिखिए तो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। छठा जो इसमें लिखा हुआ है मटेरियल में, उसको काट के लिखना है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं कौमा राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। साथ में लिखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे और उनका क्या करे, चलिए देखिए 6 में कहता है राष्ट्रगान और भारतीय जो तिरंगा झंडा है इसका क्या करें, सम्मान करें। 7 में कहता है कि वैसे महापुरुष जो आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए हैं, ऐसे महापुरुषों को हमेशा अपना आदर्श माने, जैसे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि। तो यह सब किसका कर्तव्य है,
नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। पहला में क्या बताए? संस्कृति, दूसरा में प्रकृति, तीसरा में एकता, चौथा में देश की रक्षा, पांचवा में भाईचारा, और छठा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का क्या करे, और सातवां में महापुरुषों को आदर्श माने। महापुरुषों को क्या माने? आदर्श माने। और 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भाषा का विकास हो, भावना का विकास हो। यानी कि 8 में याद रखना है आपको ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन क्यों? क्योंकि अगर ज्ञान आप बार बार ज्ञान लेंगे, नॉलेज लेंगे, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों रखना है? ताकि आप पढ़ लिख के रॉकेट बनाएं। ज्ञान क्यों जरूरी है? ये नागरिकों का कर्तव्य है कि सरकार आपको सहायता प्रदान कर रही है तो आप पढ़ लिख करके देश के काम आए। 9वां में क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। मतलब जैसे रेल है, रेल सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी रक्षा करने का कर्तव्य किसका बनता है? 10 व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। इसका मतलब समझिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि। गतिविधि का मतलब क्या? जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है? गतिविधि है। तो क्रिकेट में जब इंडिया जीतता है तो क्या विश्व में हमारा देश का नाम नहीं होता है? गोल्ड मेडल लाता है। तो इसमें यही कह रहा है कि गतिविधि में भी क्या हो, भाग ले। और 11 में कहता है, यही 11 2002 में जोड़ा गया है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या हो, माता पिता ख्याल रखे, संरक्षण दे। क्या है? क्यों? यही 6 वर्ष तक का बच्चा जो है देश का गौरव है, कल बड़ा होकर के देश का क्या बनेगा, शान बनेगा। तो ये सब जो है ना, ये बेसिक बात है कि भाई संस्कृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, देश की रक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, महापुरुषों को इज्जत देना है। ये सब जनता का मौलिक कर्तव्य है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितना है? 11 है। पहला क्वेश्चन बनाइए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहां शामिल किया गया है? निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने के स्वर्ण समिति ने? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतर जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य? 42वां में 10 था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? 51 ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज सही है, वैज्ञानिक सही है, संस्कृति सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिक के कर्तव्य में शामिल नहीं है? ये वाला सही नहीं है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? 4A में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? यानी कि इसका बेसिक कंसेप्ट इतना ही आपको याद रखना है, काम चल जाएगा। चलिए, हमको लगता है कि एक चैप्टर हम लोग और पढ़ सकते हैं क्या? कितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाई करें? सब चाहता है। निकालो जल्दी, बैक करिए इसको जी। राष्ट्रपति निकालिए। हर एक साल नहीं होता, जब जरूरत होता है तब होता है। राष्ट्रपति निकालिए, प्रेसिडेंट। चलिए 105
राष्ट्रपति नहीं कहा दिए हैं? नहीं कैसे दिए होंगे? नहीं दिए हैं? अरे तो यहू लिख के दो ना, कौन कौन है कल क्या दिया था लिख के हमको? कल ज्योग्राफी का ना दिया था? कल ज्योग्राफी का ना दिया था? अरे कल आ जाता, लेकिन शाम में एगो टेंशन हो गया था, रात में हम भुला गए। क्या प्रिंस? वही वाला टेंशन के चलते हम भुला गए। अच्छा, यहां के स्टूडेंट एगो ब्रांच टीचर सेलेक्ट एकेडमी का चलता है, वहां से कनेक्टेड नहीं ना है आप लोग? चलिए कोई बात नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं मिला है तो उसे क्या मतलब है? अरे 15 मिनट समझा देंगे तो बहुत बात समझ में आ जाएगा। 15 मिनट में 20 मिनट में राष्ट्रपति का पूरा अनुच्छेदवा पहले याद करवा देते हैं। काहे? 36 से लेके 51 तक में हवा निकल गया, 36 से 51 तक में शांत हो गया मामला। कहते हैं कि मास्टर ए की गलती है। देखिए, यह संसद भवन है, नयका करेंट अफेयर में पढ़ना है कि नयका संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा का कितना सदस्य एक बार में बैठ सकता है, कितना पैसा लगा, इसके वास्तुकार कौन थे, कितना समय लगा, कितना दिन लगा, वहां पढ़ेंगे। पुरनका नयका में अंतर का है, वहां पढ़ेंगे करंट अफेयर में। यह हमारा संसद है और संसद के मुख्य रूप से सिर्फ 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पर एक तीसरा अंग है, औपचारिक मात्र माना जाता है पर प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। अगर किसी भी बिल के बारे में चर्चा होता है लोकसभा में, तब राज्यसभा में साइन होता है, और वो बिल कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। आपको राष्ट्रपति का सबसे पहले इस सब दिस डेट बाद में पहले राष्ट्रपति का अनुच्छेद हम सब याद करवा देते हैं, 52 से लेकर के और 61 तक। पहले 52 से 61 तक, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। कैसे? सुनिएगा। ओहो, ये देखिए। अच्छा, हाँ, थकान हो गया ना? एक बात पता है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, बताया पहले। राष्ट्रपति भवन में, तो 52 में कौन रहता है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो रहेगा भवन में, तो 52 में, तो 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या कही है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा किया गया है 53 में, तो याद कैसे रहेगा? यहां पे कह रहा है तीरपन, यहां पे तीर चलावेला कह रहा है, और तीर में शक्ति होता है। शक्तिमान सुने होंगे, लग गया था राम जी को, लक्ष्मण जी को। तो तीर, तो तीरेगा तो शक्ति लगेगा ना जी। तो यहां पे क्या है? कार्यपालिका शक्ति, कार्य। अरे तीर को तीरने में कार्य ना, किसी चीज को पुल एंड पुश करना इज सेड टू बी वर्क। नहीं समझ में आया? तो रे तीरेंगे ना तो शक्ति लगेगा ना, तो कार्यपालिका शक्ति। कोडवर्ड याद रखिए खाली। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में तीर है, शक्ति लगेगा तो कार्यपालिका शक्ति। हाँ, मोबाइल में फोटो खींच रही है, मटेरियल देवे न किया तो लाएगी कहां से? लिखिए, लिख रहे हैं ना? शॉर्ट में लिखिए ना, शॉर्ट में, बाकी हम भेज देंगे आज। अरे भेज तो कल ही देते, क्या करे? अच्छा, ज्यादा दिन टेंशन ना है। आगे देखिए,
54 में कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय पत्ती द्वारा होगा। ये हम आपको बढ़िया से समझाऊंगा, लेकिन पहले याद करवाऊंगा। तनी याद रहता है तो कॉन्फिडेंस आता है, नहीं याद न रहता लगता है कौची है। हाँ, चौना के आते हैं। बात नहीं करिए, हमको कह रही है, कौची कह रही है? कहा है ऊपरे तो दुनिया बाहर ज्यादा ना बनो, रुको देखो तेरा कौची देखना है रे? ओ ये तुमको देखना है। अब कहेगा लड़का लोग कि सर 52 से 151 तक कैसे है? राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति कहां था? 74 में था कि नहीं था? ऐसे करते करते मुख्य रूप से राष्ट्रपति का बीच बीच में 151 तक आते रहता है। लेकिन हम लोग को उतना जानना, हम लोग को 61 तक जानना है, काम हमको वहीं से चल जाएगा। 53 हो गया। आइए 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन माने चुनाव, यानी कि चौना के आएंगे। 54 से चौना के, 54 चौना के चुना के आएंगे। चुनाव जब होगा तो चुनाइए के ना आएगा कोई आदमी। अब मान लीजिए कि हम विधायक बनेंगे तो चुनाव होगा तभी ना विधायक बनेंगे, तो हमको जनता चुनेगा। ये देखिए कौची खा रहे हैं? दवा खा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, खा लीजिए। बड़ा खतरनाक चीज खा रहे हैं आप। पथरी का दवा खा रहे हैं, स्टोन है। 5 को हो गया है। दूरे रहो उनसे, लेके चलते हैं। पत्थर सबसे खतरनाक बीमारी है दर्द के मामला में। दर्द करता है ना? हम एक दिन नहीं देखे थे, हम रुला दिया था हमको एकदम। 52 में ना बोलिए, काहे बोलिएगा? 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचन। चलिए 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति माने किस पद्धति से राष्ट्रपति चुने जाएंगे। 55 से कैसे याद रखेंगे? सुनिए, राष्ट्रपति जनरली 5 साल के लिए चुने जाते हैं, पर वो 1 साल में हटाए जा सकते हैं, 10 साल भी रह सकते हैं। पर जब तक किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है मुख्य रूप से, मान के चलिएगा। कितने साल का? दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन 5 साल का इनका होता है। 5 ये जो पंच है कितने साल के रहेगा? 5 साल के लिए। यानी कि रीत है, निर्वाचन का रीत है, कितने साल के लिए रीत है? 5 साल के लिए। तो 55 यहां से वो याद रखिएगा दिमाग में। अरे सब थ्योरी समझाएंगे बढ़िया से भी कल। 56 देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5। ये कहीं लिखा गया होगा, कहीं छपा होगा, कहीं छपल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का। देखिए लिखा है 5, यानी कि कार्यकाल संविधान में छपा हुआ है। कितना दिन के लिए छपा हुआ है? 5 वर्ष के लिए। तो 56। तो क्या छपा हुआ है जी? कार्यकाल का अवधि 56। 54 चुना के आएंगे। 55 5 साल के लिए। 55 चुनाव की रीति। तो 55 56 थोड़ा दिमाग में रखना। 56 तो आसान है, कार्यकाल छपा हुआ है, 55 दिमाग में रखना। आप लोग 55 दिमाग में रखना।
57 तो सबसे आसान है। राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, 57 में कहा गया है। पूर्ण निर्वाचन मतलब दोबारा लड़ सकते हैं, यानी कि संत आवन, राष्ट्रपति को संते ना मानिएगा, यानी कि संत फिर से आवन, तो संत आवन, संतावन, यानी कि संत जो है राष्ट्रपति जो फिर से क्या आएंगे, तो पूर्ण निर्वाचन होगा तभी ना आएंगे, संत आवन। चलिए 58 में क्या होगा? 58 में पद की योग्यता, क्या कह रहा है? योग्यता मतलब पढ़ल लिखल। 58 क्या है? 58 58 से हमको योग्यता याद रखना है। क्या याद रखना है? योग्यता। अब एक बात बताइए, यहां पे 5 और 8 है, तो प से पढ़ल, कौची से पढ़ल होगा? अपने हाथ से। तो पढ़ा होगा अगर कोई अपने हाथ से, तो वही ना उसका योग्यता होगा। तो दिमाग में इसको इसे रखिएगा। उनसठ शर्त है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त 59। तो शर्त किससे लगा है? उन से। 59 से क्या हो जाएगा? 59। यहां है शर्त, शर्त और शर्त लग रहा है एक जैसा बाबू? हाँ लग रहा है। 60 से शपथ हो जाएगा 60, ये तो एकदम मैच कर जाएगा। देखो 60 60 60 शपथ मैच करेगा। 59 में क्या होगा? शर्त। 60 में क्या होगा? शपथ। और भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को, और उस पर भी महाभियोग लगेगा, तो क्या कहेंगे? भारत का प्रथम नागरिक था छी। तो 61 में क्या होगा? देखो 52 में क्या बताएं? भारत के राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 5 नीति, 56 क्या छापा हुआ है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल, 57 पूर्ण निर्वाचन, पढ़ा लिखल, 59 से शर्त, 7 से शपथ, 61 में महाभियोग। चलिए एक बार अपने से करिए तो प्रैक्टिस जल्दी। पचपन में दिक्कत होगा। एक बार 52 से 61 तक करिए। आ गए और पहुंचे नहीं है अभी। फोन किए थे बीच में, बोलिए क्या कोई दिक्कत है? क्या पकड़ का लिया था? कोई पकड़ा नहीं ना था टीटी उटी का? ओ आइए रूम पे, खाना ना ले आइएगा, है ना? सर्दी हो गया क्या?
दवा ले लीजिएगा। दवा नहीं लिए? फोन काहे काट दिए? करे करे कि दवा लिए? पैसा नहीं है क्या? तो खा लीजिए ना, खाना खा लीजिए, होटल में खा लीजिए। अगर देर करेगा खाने में तो पूछ लीजिए मेस में, देर करेगा तो खा लीजिए होटल में खाना, टाइम बहुत हो गया। हम आते हैं 1 आध घंटा में, है ना। दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक ना। क्या ना लिख पाए? क्लियर? थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, हम जान रहे 55-56 में। तो आज काम भर हो गया पढ़ाई। राष्ट्रपति वाला जो मेन रूप से है, कल हम लोग और देख लेंगे। क्या कि एक आज हम लोग बहुत पढ़ लिए, 3 एक तरह से देखा 3 चैप्टर हो गया। अरे राष्ट्रपति खाली समझाना ही ना रह गया कल। अब तो थोड़ा सा हमको एक बात बता दीजिए ना कि थ्योरी हम किसका किसका आप लोग को दे दिए हैं। इन्हें भाग 4A तक हो गया, राष्ट्रपति का नहीं मिला है ना, माने इधर वाला नहीं मिला है। ठीक, हम समझ गए, समझ गए। चलिए कल मिलते हैं।